नमस्कार संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अंजू जी। संदीप जी, वक्फ बिल अब कानून बन चुका है और इसके खिलाफ 13 पार्टियां हैं जो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी हैं। और सोमवार को बड़ी जल्दी में नजर आ रहे थे अभिषेक मनु सिंघवी भी और कपिल सिब्बल भी, उनको लग रहा था कि सीजीआई संजीव खन्ना जल्द से जल्द इस मामले पर सुनवाई करें। मेंशन भी किया उनके सामने, तो इतनी जल्दबाजी किस लिए? देखिए, कहते हैं ना कि आदत धीरे धीरे जाती है। जो एक आदत हो जाती है, चाहे दोनों भाइयों की बात आपने कही, हमारे बड़े भाई हैं दोनों, जिनसे मैं सीखता भी हूँ, समझता भी हूँ। लेकिन एक परंपरा रही है अभी तक कि जैसे ही कोई वरिष्ठ अधिवक्ता खड़ा होता है जिसकी एक फेस वैल्यू रहती है, तो एक न्यायपालिका भी उनका सम्मान करती है। लेकिन बात यह है कि अगर तथ्य नहीं रहते हैं किसी मामले में या कोई ऐसा नहीं रहता है, तो अदालत भी देखती है कि कौन से मैटर आप प्रो बोनो कर रहे हो या कौन सा है जो पब्लिक इंटरेस्ट में है और कौन सा है जो लॉयर के पर्सनल इंटरेस्ट में है। तो बीइंग बोथ द पर्सन्स, ऐसा तो है नहीं दे आर कोर लॉयर्स, दे आर पॉलिटिशियन कम लॉयर। क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीतिक फायदा दोनों ही लेते रहते हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता भले हैं, तो उनके जब कोर्ट में अपीयरेंस होती है और खास करके एक पॉलिटिकल मैटर में होती है, अगर वो किसी कारपोरेट घराने के लिए खड़े होते हैं तो बात दूसरी होती है, या फिर किसी इंडिविजुअल के लिए खड़े होते हैं तो दूसरी बात होती है। लेकिन जब ये ऐसे मामले में खड़े होते हैं जो टोटली पॉलिटिकल होता है, तो अदालत को भी बात समझ में आ जाती है कि यहाँ पर कानून कम राजनीति ज्यादा है, और जो बात संसद के अंदर होनी चाहिए थी उस संसद का झगड़ा हमारे पास लेकर के आए हैं। और कहीं न कहीं कहूं तो इस तरह का काम जब किया जाता है, खास करके संसद के किसी कानून को लेकर के सांसद पहुंच जाते हैं अदालत के सामने, तो एक तरह से कहें संसद की गरिमा को ही वो गिराते हैं। क्यों? क्योंकि कानून में व्यवस्था है, संविधान में व्यवस्था है कि संसद अपने डोमेन में काम करने के लिए स्वतंत्र है, न्यायपालिका अपने डोमेन में काम करने के लिए स्वतंत्र है। आर्टिकल 121, 211, 112, 212 इस तरह से व्यवस्था की गई है कि दोनों ही क्षेत्र अपने अपने काम करेंगे और एक दूसरे के मामले में कोई बहसबाजी या इस तरह की चीजें नहीं होंगी। तो जब सांसद ही लेके पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में मामले को, तो पता चल जाता है माननीय अदालत को भी कि यहाँ कुछ न कुछ पॉलिटिकल है, लीगल कम नजर आता है। और जब लीगल आएगा फाइल तो देखेंगे माननीय हमारे जो है। बिल्कुल, और उनको तो याद दिलाना पड़ेगा कि आपको तो पता है कि प्रोसीजर क्या है, प्रक्रिया को तो फॉलो कीजिए, सिस्टम को तो फॉलो कीजिए। तो इसी से पता चलता है कि कितनी जल्दबाजी में है ये दोनों। जब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये राजनेता ज्यादा, वकील कम नजर आते हैं। नहीं, कहता रहा हूँ, अदालत में ऐसा नहीं है कि अदालत इनकी बातों को सुनती नहीं है। जब आप किसी मामले को एक कारपोरेट क्लाइंट को लेकर के जाते हो या इंडिविजुअल को लेके जाते हो, XYZ को, लेकिन जब आप पॉलिटिकल इश्यूज को लेके जाओगे तो अदालत इस बात को समझेगी कि अब मान लीजिए अगर इनकी पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं होती तो अदालत कहती भाई वकील का कोई पर्सनल इंटरेस्ट तो इसमें इन्वॉल्व नहीं, ले आओ सुन लेते हैं 2 मिनट के लिए। लेकिन पार्टी ए का अगर कोई सांसद अधिवक्ता वहां कोर्ट में खड़ा हो रहा है, पार्टी बी का कोई सांसद अधिवक्ता वहां पे खड़ा हो रहा है, तो चाहे पार्टी ए हो चाहे पार्टी बी, अदालत के दिमाग में तो रहता ही है कि भाई ये लोग अपना पॉलिटिकल झगड़ा लेकर के हमारे पास आए हैं, तो अदालत का कीमती समय बर्बाद करने की बजाय अदालत उन मुद्दों पर फोकस करे जिसके लिए लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। तो अदालत ने कहा ना कि आप प्रक्रिया का पालन करिए, हम देखेंगे अगर कुछ लगेगा वहां पे कि गंभीर है तो हम उसमें दखल देंगे। और यह कहना ही बताता है कि मामले में कुछ गंभीर अदालत को तत्काल प्राइमा फेसाई नजर नहीं आया। संदीप जी, एक चीज और है कि जितने भी लोग वहां पहुंच गए हैं, 13 पार्टियां पहुंच चुकी हैं, ये सबकी सब धरने प्रदर्शन भी कर रही हैं, अदालत भी पहुंची हुई है, तो एक रास्ता चुन लेना। और फिर सवाल ये बार बार उठा रहे हैं कि आर्टिकल 26 का उल्लंघन हो रहा है, धार्मिक स्वतंत्रता पर कुठार है ये कानून। जरा मैं चाहती हूँ मेरे दर्शकों को आप समझाएं कि आर्टिकल 26 कहता क्या है। नहीं, मैं बड़े ईमानदारी से एक चीज पूछ रहा हूँ, आपके दर्शकों पे भी छोड़ रहा हूँ। देश आजाद हुआ, गांधी जी का बड़ा चिंता था कि दलितों के साथ दिक्कत है, छुआछूत है, पिछड़ों को उनका हक नहीं मिला है, और उन सबों की मांग उन्होंने संविधान सभा में रखी। लेकिन एक बात नहीं समझ में आई, गांधी जी को केवल समाज एक ही दिखाई दिया, दूसरे समाज के बारे में कभी चर्चा ही नहीं हुई। आप देखिए, एक समाज 1947 से
संविधान बनने से लेकर के अब तक कोडिफाइड लॉ के हिसाब से चल रहा है। मतलब हिंदू शादी कैसे करेगा, बौद्ध शादी कैसे करेगा, तलाक कैसे देगा, सिख कैसे करेगा, सभी के लिए कानून 1956 से बन गया। लेकिन एक दूसरी कम्युनिटी रही जिसको छोड़ दिया गया, आप अपने पर्सनल लॉ के हिसाब से चलो जी, जैसे चलना चाहिए। तो कहीं न कहीं जो चीजें हुई, आज जो स्थिति हुई है कि जो पसमानदा समाज पिछड़ा रह गया, या जो दूसरी छोटी जातियां वहां की पिछड़ी रह गई, और कुछ खास जातियां शेख, पठान या ये कहें सैयद, इन्हीं लोगों का कब्जा रहा या तुर्क लोगों का कब्जा रहा हर संसाधनों पे। इसका कारण ही यही रहा कि आपका पूरा मामला सही कहें तो संवैधानिक आपको मिला ही नहीं। आपको पर्सनल लॉ का झुंझुना जो पकड़ा दिया गया ना, उससे तो आप खुश हो गए। आपको समझा भी दिया गया, देखिए आपके धार्मिक आजादी में कोई दखल नहीं है। दखल नहीं है, बल्कि आपका भविष्य जो है मौलवी मौलानाओं मुतवल्लियों के भरोसे छोड़ दिया गया। देश की संविधान ने आपको कभी कोई दखल नहीं किया, संसद ने कभी दखल नहीं किया, न्यायपालिका ने भी नहीं किया। और उसी का नतीजा था कि जब गांधी जी ने दलितों के लिए बात की तो छुआछूत का अंत हो गया, आर्टिकल 17 संविधान में डाल दिया गया। पिछड़ों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई, दलितों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई, लेकिन आप लोगों के लिए कह दिया गया आपका पर्सनल लॉ रहेगा। तो इस तरह से जो आपको आजादी मिली ना, वही आज एक ऐसी समस्या को पैदा की जहां पर एक संस्था कब्जा कर रही है आपके संसाधनों पे, लेकिन उसी संस्था से जुड़े हुए लोगों को सवाल पूछने का हक नहीं था कि भैया कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, किसको दिया जा रहा है। और जबकि कहा जाता है कि वक्फ अल्लाह में प्रॉपर्टी इन्वेस्ट हो जाती है और कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए जाती है। हमारे हिंदू मंदिरों की प्रॉपर्टी तो भाई सबके लिए जाती, केवल ये नहीं कहा जाता कि हिंदू के लिए ही जाती है। लेकिन यहाँ पे तो चलिए आप ही के वेलफेयर के लिए जाने वाली है, लेकिन वह प्रॉपर्टी जो है, जो हिसाब किताब कुछ नहीं, जो मुतवल्ली साहब कहें वही सही। पर सर यहाँ पे एक चीज जो मतलब जितने भी राजनेता हैं वो सब के सब अपने अपने हिसाब से मुसलमानों को बरगलाने में लगे हुए हैं। आप राहुल गांधी को देखिए, सदन में एक शब्द नहीं कहा, पटना गए थे कल, वहां पर भी एक शब्द नहीं बोले, उनकी बहन ने कुछ नहीं कहा, उनकी माताजी ने राज्यसभा में कुछ नहीं कहा। लेकिन उनकी पार्टी के सांसद किशनगंज से मोहम्मद जावेद सबसे पहले पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट, और उस वक्त तो कानून भी नहीं बना था, अभी से पास हुआ था राज्यसभा और लोकसभा में। तो कांग्रेस का ये दोगलापन और मुसलमानों को भटकाने का, बरगलाने का ये दाव कैसे देखा जाएगा? और फिर आप ये देखिए कि आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खान जो खुद वक्फ की प्रॉपर्टी के मिसयूज के लिए ईडी ने उनके ऊपर केस कर रखा है, गिरफ्तार हुए थे, तिहाड़ में रहकर आए हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए। देखिए, जो अमेंडमेंट एक्ट है 2025 का, उसमें जो सेक्शंस 3A, 3B, C, D, E, ये जो 5 सेक्शन डाले गए हैं, इसने एक ट्रांसपेरेंसी के लिए कहते हैं कि व्यवस्था कर दी। जो मांग एक तरह से कहें दबी हुई आत्मा थी मुसलमानों की, या ये कहें इस्लाम को मानने वालों की, क्योंकि इसमें होता क्या था कि कुछ मैंने जो 3 जातियां ले ली, शेख, पठान और सैयद, यही इन सभी लोगों का कब्जा रहा जो है अभी तक। नहीं तो आज एक समाज इतना आगे निकल जाता है और दूसरा समाज उसी में इतना पिछड़ा है जिसको आज पसमानदा कहा जा रहा है। तो इस स्थिति में हमें देखना होगा कि विपक्ष अगर बरगला रहा है तो हम कितने स्तर पे इस बातों को कि जो प्रावधान किए गए हैं 2025 के अमेंडमेंट में, जनता तक या मुस्लिम समाज तक ईमानदारी से ले जा पाते हैं कि देखिए आपके पुराने कानून में जो चीज ट्रांसपेरेंसी नहीं थी उसको हमने यहाँ पे किया है, इनकॉर्पोरेट किया। इसीलिए मैं सेक्शंस को रिपीट कर दे रहा हूँ जिससे लोग पढ़ें। आज गूगल का जमाना है, आप 2 मिनट का गूगल PDF करिए, PDF सामने आ जाएगा। मैंने कहा सेक्शन 3A कैपिटल से 3E कैपिटल तक पढ़ लीजिए, वहां पे चीजें आपको स्पष्ट हो जाएंगी कि इस नए कानून में क्या है, क्या सच में आपके आर्टिकल 26 का वायलेशन हो रहा है, या यह आपको बरगलाने के लिए केवल एक विपक्ष द्वारा साजिश की जा रही है। संदीप जी, सबसे ज्यादा ताज्जुब की बात यह है कि संसद में कानून बनता है, उसकी कॉपियां फाड़ी जाती हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के विधायकों ने वो कॉपियां फाड़ी है। तो ये असंवैधानिक नहीं है कि देश की संसद में संवैधानिक तरीके से कानून बना और विधायक जो संवैधानिक तरीके से चुनकर आए हैं, संविधान की शपथ लेकर विधायक बने, वो उस कानून की कॉपियां फाड़ रहे हैं।
नहीं, देखिए इस चीज की तो मैं कहूँगा कि जितनी निंदा की जाए या विरोध किया जाए कम है, क्योंकि अगर जेपीसी का जो सदस्य रहा, मैं हैदराबादी की बात कर रहा हूँ, वो जेपीसी का मेंबर था और वो एक ऐसे नॉनसेंस व्यक्ति की नकल कर रहा है जिसको कोई सीरियसली लेता ही नहीं है। आप एक बैरिस्टर हो, आप संसद के अंदर कानून की किताब फाड़ रहे हो, क्या दिखाना चाहते हो आप? सांसद का यही आचरण होना चाहिए? आप बताइए, आज लोकसभा अध्यक्ष को खुलेआम बोलना पड़ता है, भाई तरीके से संसद के अंदर आइए, टी शर्ट पहन के मत आ जाइए। तो अगर सांसद को ये सब चीजें सिखानी पड़ रही हैं तो निश्चित ही गंभीरता तो है ही नहीं, क्योंकि गंभीरता अगर होती तो जिस तरह से बहस हो रही थी, टू द पॉइंट बहस हो रही थी, अगर कहीं कुछ तथ्य के साथ होता तो उसको लेके आते। लेकिन आपने देखा कि एलओपी तो पूरे बहस में गायब थे सदन में, और रात में अचानक से पहुंचे जो है। तो गंभीरता तो कहीं कमी, और गंभीरता पीछे कारण और भी है। देखिए अब है क्या कि जो एक परंपरागत वोट बैंक रहा है, मुझे राजनीतिक कमेंट तो नहीं करना चाहिए लेकिन करना पड़ रहा है क्योंकि इस पे सीधे राजनीतिक इम्पैक्ट होने वाले हैं। एक जो परंपरागत वोट बैंक रहा है उसको जब ये पता चलेगा कि भाई हमारा जो अभी तक हिसाब किताब नहीं मिला था, अब हमें हिसाब किताब मिलेगा, और जब हिसाब किताब मिलेगा तो अपना हक भी मांगेगा, और हक मांगेगा और उसे पता चलेगा कि 2025 के अमेंडमेंट के चलते हमको ये चीज मिल रही है, तो उसे इस बात का तो होगा ना इल्म कि भाई 60 साल से 70 साल से जो हम गरीबी में रहे हैं, जो झुग्गी झोपड़ियों में हम रहे हैं, उसके पीछे कारण यही था कि हमें जो पर्सनल लॉ की आज़ादी दे दी गई थी। और पर्सनल लॉ की आज़ादी किसने दे दी थी? सबको पता है। मैंने इनिशियल रिमार्क में आपके कहा कि एक तरफ हिंदुओं के लिए कोडिफाइड लॉ आया, दूसरी तरफ दूसरी कौम को फ्री छोड़ दिया गया। फ्री छोड़ना ही जो है, एक तरह से कहें जो संवैधानिक आजादी हमको 1947 में मिली थी, 15 अगस्त 1947 को, हिंदुओं को तो उसका फायदा मिला। थोड़ा कष्ट हुआ हमें कि भाई नियम कानून में कोई बंधना नहीं चाहता है, सीधी सी बात मैं कह रहा हूं। लेकिन जब नियम कानून में बंधते हैं तो एक समाज बनता है, एक सिस्टम बनता है। और जहां आप एक जंगल राज के लिए फ्री कर देते हो, चलो भाई जैसे मुल्ला मौलवी मुतल्ली करेंगे, सब सही है, आप लोग आजाद हो अपने पर्सनल मैटर्स में, ये आजादी किस लिए भाई? उसी का नतीजा है कि आज वक्फ कानून में अमेंडमेंट करके जवाबदेही सुनिश्चित की गई है। सर मैं यहाँ पे एक बार फिर आपसे समझना चाह रही हूँ, अमानतुल्लाह खान दिल्ली वक्फ बोर्ड के चीफ रहे हैं, उस दौरान उन्होंने जो धांधलियां की उसके लिए ईडी ने उनके खिलाफ केस किया है, वो जेल में भी रहकर आए हैं, वो भी इस कानून के खिलाफ पहुंच गए हैं सुप्रीम कोर्ट। उनको तो कोई अधिकार ही नहीं है, क्योंकि उन जैसे लोगों ने ही तो मिसयूज किया है वक्फ की प्रॉपर्टी का। अब पूरे के पूरे चार्जशीट है सीबीआई के पास, ईडी के पास उनके खिलाफ। नहीं देखिए, जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में किसी को रोक तो है नहीं, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, इससे आपके अपराध कम नहीं हो जाएंगे। जो डॉक्यूमेंट्स ऑन रिकॉर्ड हैं, जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन है या जो फ्रॉड के ट्रांजैक्शन है, वो सारी चीज आपने किए हैं, उसके जवाब तो आपको अदालत में देने पड़ेंगे। और कहते हैं ना कि आज विक्टिम कार्ड खेलने की कोई भी जगह बच नहीं रही है आपके लिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको फाइल करना आप करिए, लेकिन अदालत में आपको अपने जुल्मों का हिसाब किताब देना पड़ेगा। अगर ईडी सवाल पूछेगी, ये नहीं कह सकते कि ईडी ने सवाल हमसे इसलिए पूछे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट चले गए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आप बाद में गए हैं, ईडी ने सवाल आपसे पहले पूछ रखे हैं। तो उन सवालों का जवाब आपको देना पड़ेगा, उससे कहीं से बचेंगे नहीं। और आप ही नहीं, जितने लोग भी हैं, क्योंकि देखिए जितने लोग गए हैं उसमें कुछ एक को अगर छोड़ दें तो लगभग सभी कहीं न कहीं से वक्फ की प्रॉपर्टी से जुड़े हुए लोग हैं। मैं किसी का स्पष्ट नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, लेकिन सबके पास वक्फ की प्रॉपर्टी में धांधली करने का है, और इसीलिए ये सारे लोग गए हैं कि हमारा पोल पट्टी ना खुलने पाए। और फिर संदीप जी, अगर हम इसका कंपैरिजन आर्टिकल 370 से करें, क्योंकि उसके खिलाफ भी 20 से ज्यादा पार्टियां थी, 20 से ज्यादा लोग थे जो याचिकाएं लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, 2 साल पहले की बात है, और उसको भी लगातार सुनवाई करके मेरे ख्याल से 16 या 17 दिन में निपटा दिया था सीजीआई ने उस वक्त, डीवाई चंद्रचूड़ ने, और खारिज कर दी थी सबकी याचिकाएं। तो आपको लगता है यहाँ पर भी कुछ ऐसा होने वाला है? भले ही सोमवार को सीजीआई ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन आपको लगता है आज या कल इस मामले को सुनने के लिए लिस्ट किया जा सकता है?
देखिए, हमारे संवैधानिक सिस्टम की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि न्यायपालिका बिल्कुल कटी होती है समाज से। न्यायपालिका ना पत्रकारों के बीच जाती है, ना टीवी डिबेट में कोई आता है, कुछ नहीं पता चलता है न्यायाधीश कर क्या रहे। लेकिन एक बात मैं कहूं, जो कुछ घट रहा है पल पल का उन्हें पता होता है। आपको क्या लगता है कि रात के 3:30 बजे तक संसद बैठी थी, बहस कर रही थी और न्यायाधीश हमारे सो रहे होंगे? आप बताइए। ऐसा नहीं है। न्यायाधीशों ने भी देखा होगा कि संसद की कार्यवाही में किसने बोला है, क्या बोला है, ऑन रिकॉर्ड बाद में आएगा। उन्होंने खुद उन कार्यवाहियों को देखा होगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। और ऐसा ही कुछ था, नहीं तो अदालत प्राइमा फेसाई 2 वरिष्ठ अधिवक्ता आके कह रहे हैं कि लिस्ट करिए, और उन्होंने कहा ठीक है हम देख लेंगे अगर कुछ ऐसा होगा। तो देखा तो उन्होंने पहले ही है। उन्होंने भी अपनी रात की नींद खराब की होगी 3 साढ़े 3 बजे तक। तो ये चीज की सुप्रीम कोर्ट को बेवकूफ बनाया जा सकता है, हाई कोर्ट को बेवकूफ बनाया जा सकता है। इस तरह की मुखालफत कोई दिमाग में अपने ना पाले, गफलत ना पाले। और अदालत हर चीज देख रही होती है। आप सदन में किस तरह पेपर फाड़ रहे हैं, आप सदन के अंदर क्या बोल रहे हैं, और कौन है जो रात के 12 बजे सदन के अंदर पहुंच रहा है बहस में हिस्सा लेने के लिए। तो आप ही के जब रिप्रेजेंटेटिव वहां कोर्ट में खड़े होते हैं तो पता चलता है कि अच्छा उसी से पार्टी से बिलोंग करते हैं जिनके नेता जो है रात के 12 बजे बहस में हिस्सा लेने पहुंचे, जबकि पूरी सदन जहां पे 70-80 साल के सांसद वहां पे बैठे हुए हैं और एक 55 वर्षीय युवा जो है रात में 12 बजे पहुंच रहा है टी शर्ट टेढ़ी करके, सीधी करके। तो अदालत भी इन सब चीजों को देख रही होती है। आपकी गंभीरता को गंभीरता से देखती है अदालत। कहे भले ना कुछ, न्यायाधीश हमारे बोलते नहीं है, लेकिन उन्हें पता सब कुछ होता है। तो अब ये मामला आपको लगता है आज या कल तक लिस्ट हो जाएगा, सुनवाई के लिए आएगा? जैसे तेवर हमने सीजीआई संजीव खन्ना के देखे, उसके बाद आपको क्या लगता है ऐसा होगा? नहीं, लिस्ट तो हो जाएगा, और डिफेक्ट वगैरह अगर नहीं होंगे तो मतलब मान के चलिए जल्दी से जल्दी लिस्ट करेगी। लिस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। बात यह है कि फौरी तौर पे कोई रिलीफ मिलती है कि नहीं मिलती है। और जहां तक मुझे नजर आता है कि फौरी तौर पे इसमें कोई रिलीफ नहीं मिलेगी। जैसे 370 का होगा वैसे ही होगा इसमें भी। केंद्र सरकार एक बार मामले में पूरा नोटिस को रिसीव करेगी, जवाब देना चाहेगी। जवाब देने के बाद फिर मामले पे बहस होगी। लेकिन बहस होने के साथ मैं फिर कह रहा हूं कि न्यायाधीशों ने देखा है कि सदन की प्रक्रिया कैसी रही है। उसे किसी वकील को अदालत को बताने की आवश्यकता नहीं है। सर, आपको लगता है कि जब जब कभी भी ये मामला लिस्ट होता है, सुनवाई होती है, तो जो बचे खुचे राज हैं वक्फ बोर्ड को लेकर, वो भी सारे खुलकर सामने आ जाएंगे, पूरी तरह से एक्सपोज हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही कि जो बात सदन में रह गई है वह राज वहां सुप्रीम कोर्ट में खुलेगा, और तथ्यों के साथ खुलेगा। क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार वहां पर सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ, कहते ना सदन के अंदर तो बहस होती है हर चीज, लेकिन यहाँ पे अगर 600 पेज का 1000 पेज का कोई डॉक्यूमेंट फाइल करेगी तो पब्लिक डॉक्यूमेंट होगा, हर किसी के लिए अवेलेबल होगा, और वो हर जगह पब्लिक पेश कर सकेगी किसी भी बहस में कहीं भी कि भाई गड़े मुर्दे देखो जी, ये सामने है, ये हड्डियां हैं, देखो क्या क्या आप लोग किए हुए हो। तो निश्चित ही यहाँ पर अगर आप सुप्रीम कोर्ट को मैटर लेके गए हैं तो एक तरह से समझो सेल्फ गोल है। क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार को एक मौका मिल जाएगा पूरी तरह से डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड को पब्लिक करने का अदालत के माध्यम से। क्यों? क्योंकि सदन में तो आप ये काम कर नहीं सकते थे, लेकिन अदालत के अंदर आप जवाब देने में आप चाहें तो 10,000 पेज के जवाब दें, और 10,000 पेज के जवाब देने में अगर आपके पास मटेरियल है तो मटेरियल भी दे सकते हैं, और वह पब्लिक डॉक्यूमेंट होगा। तो पब्लिक के सामने वो सब रखे जा सकेंगे, मीडिया डिबेट में रखे जा सकेंगे। तो कल तो मुंह छिपाना होगा और बोलना भी मुश्किल होगा विपक्ष के लिए। सर, इस कानून के बनने के बाद जिस तरह की बातें सुनाई पड़ी, काट देंगे, मार देंगे, पश्चिम बंगाल में कहा गया आग यहाँ से लगेगी पूरा देश जल जाएगा, कुर्बानी के लिए तैयार हो जाओ, इसके लिए तैयार हो जाओ, ये सारी बातें हमने आर्टिकल 370 के टाइम भी सुनी थी, खून की नदियां बह जाएंगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ढाक की 3 बात, कोर्ट में जाकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद ये सबके सब शांत हो गए थे, किसी ने कुछ नहीं किया उसके बाद। तो मुझे लग रहा है यही हाल इनका इस बार भी होने वाला है, कुछ नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट इनकी सेटिस्फैक्शन के लिए मामले को लिस्ट भी कर देगा, सुनवाई भी होगी और एक्सपोज होंगे, और आखिर में वही होगा जो 370 के साथ हुआ था। बिल्कुल, क्योंकि देखिए अदालत में होता क्या है कि आप
आज की तारीख में तो ऐसे मैटर्स मुझे लगता है कि अगर पब्लिक सेंटिमेंट को देखते हुए ऐसे मामलों की सुनवाई भी सुप्रीम कोर्ट मुझे लगता है लाइव स्ट्रीमिंग करेगी, और लाइव स्ट्रीमिंग करने में लाइव चीज़ें जनता के बीच जाएंगी। और अब देखना है कि विपक्ष या ये कहें जितने लोग 13-14 लोग गए हुए हैं सदन के अंदर, अपने बारे में कुछ नया सुनना चाहते हैं जनता के बीच सरकार के द्वारा, या फिर चाहते हैं कि मैटर को क्लोज दरवाजे के पीछे जो है खत्म कर दिया जाए। तो अपनी इज्जत अगर वो लोग चाहेंगे, सम्मान चाहेंगे, तो हो सकता है कहें कि भाई अदालत के सामने ही कि भाई इस मैटर को जो है लाइव स्ट्रीमिंग ना हो। देखना अब इस पे आएगा, आप याद कर लीजिए मैटर जब लिस्ट हो जाएगा ना, तो पहली बात होगी लाइव स्ट्रीमिंग ना हो। सर सबसे पहले कपिल सिब्बल ही रोएंगे, आपको याद है ना वो कोलकाता वाला अस्पताल का मामला आ रहा है। नहीं नाम मत लीजिए, लेकिन बात ये तो है कि लाइव स्ट्रीमिंग से अदालत की कार्यवाही पे आप जनता को गुमराह नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते कि मैंने चौके छक्के मारे और अंदर कुछ ना कर पाए हूँ। तो यहाँ पर तो जनता, मैं तो कहूँगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट तक मेरी बात पहुँचे तो इस बात को लाइव स्ट्रीमिंग करे, जिससे कि जनता को सब चीज़ें ट्रांसपेरेंट वे में पता चले, और जितना ही ट्रांसपेरेंसी होगी उतने ही कंफ्यूजन और मिसकंसेप्शन की लिए जगह खत्म होगी। और है क्या कि गुमराह करने का एक कंपटीशन चल रहा है, नहीं तो ये 13 लोग दौड़ करके नहीं आते, सबको रहनुमा बनना है और जल्दी से दौड़ के गुमराह करने का झंडा पकड़ लेना है, मैं ही जी आपके लिए सबसे ज्यादा लड़ रहा हूँ। लेकिन बात यह है कि लड़ाई जब शुरू होगी तो देखेगा तलवार में धार किसके है, और तलवार में धार अगर नहीं होगी तो लगेगा कि 13 को 13 सिपाही जो हमारे लिए लड़ने सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, सबने तो हमारा समय खराब किया, हमें बेवकूफ बनाया जी। संदीप जी, एक ऐसा वर्ग भी जिसको लगता है कि विधायिका का मामला है, संसद में कानून बना है, ऐसे मामलों को सुप्रीम कोर्ट को सुनना ही नहीं चाहिए, उनको एंटरटेन ही नहीं करना चाहिए इन मामलों को, उनको सीधे कहना चाहिए विधायिका का मामला वहां जाइए। क्या ऐसा होता है? नहीं, देखिए केशवानंद भारती के बाद मैटर में एक चीज आ गई, बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन, और उसके बहुत अनलिमिटेड स्कोप है जहां पे, और ट्रू सेंस में देखें तो संविधान की रक्षा करने की जिम्मेदारी जो है हमारे संविधान निर्माताओं ने सुप्रीम कोर्ट को दे रखी है। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कॉन्स्टिट्यूशन को डिफेंड करने की शपथ लेता है, और कोई नहीं लेता है। पूरे भारत में मंत्री परिषद हो, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो, कोई भी हो, संविधान को रक्षा करने की जिम्मेदारी लेता है। तो ऐसे मामले में अगर हम ये कह दें कि सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई ही नहीं करना चाहिए, नहीं, ये गलत होगा। सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई करना चाहिए, दोनों पक्षों को सुनना चाहिए, और ऐसे मामले में जहां कहीं लगता है कि अब इसमें कुछ है नहीं दम, तो आउटराइटली रिजेक्ट भी करना चाहिए। तो देखते हैं इस मामले में, क्योंकि मुझे जो प्रक्रिया के बारे में मैंने आपसे कहा पहले ही, माननीय न्यायाधीशों ने इस प्रक्रिया को देखा है, चाहे सदन के अंदर राज्यसभा की कार्यवाही हो, चाहे लोकसभा की कार्यवाही हो, मतदान कैसे हुआ, बैलेट से मतदान हुआ या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मोड से मतदान हुआ, काउंटिंग कैसे हुई, किस तरह से सारी चीजें हुई, उन्हें पता है। इस मामले में कुछ भी बताने के लिए नया जो पिटिशनर गए हुए हैं उनके पास मुझे लगता है नहीं है। उनसे ज्यादा मटेरियल न्यायाधीशों को पहले से ही पता है, और ऐसे मामले में जहां पर न्यायाधीश खुद ही उन सब चीजों से वाकिफ हों, वहां पर उनको गुमराह करके कोई फैसला लेना मुझे नहीं लगता है कि संभव है। बिल्कुल सही है सर, और देखते हैं आज अदालत में क्या होता है, मामला लिस्ट होता है या नहीं, और कहीं ऐसा ना हो कि जितने भी हैं जो कहते हैं 24 जी गए थे 26 बनने, मुझे लगता है थोड़े दिन बाद ये सब डूबे बनकर वापस लौटेंगे, पूरी पोल पट्टी इनकी सुप्रीम कोर्ट में खोल कर रख दी जाएगी। सर, आपने समय निकाला, बहुत ही विस्तार से इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम, जय श्री राम। जय श्री राम मंजू जी।